हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है हेरिडिटी। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा, मींस लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम हेरिडिटी के आगे के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम हेरिडिटी के बेसिक के बारे में अपने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से लॉज थे हमारे, हम उनके बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम उन्हीं लॉज की डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स हैं हेरिडिटी से रिलेटेड, उनके बारे में भी देखेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है वो है हेरिडिटी का पार्ट 1, जिसमें हमने किन किन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की थी, उसको अगर हम यहाँ पे रिकॉल करें तो देखो क्या बोला गया है। जो हमारा ये चैप्टर है हेरिडिटी, इसका मतलब क्या होता है, यानी इस चैप्टर में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब जब हम जेनेटिक्स को पढ़ते हैं तो इसमें हमारी दो तरीके की चीजें पढ़ने को आती हैं। एक है हेरिडिटी, पहले हम हेरिडिटी के टॉपिक को पढ़ते हैं, उसके बाद हम वेरिएशंस को देखते हैं। अब जो हमारी हेरिडिटी है, इसके लिए हमारे पास तीन लॉज थे। एक था हमारे पास इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि इन्होंने दिया, मेंडल साहब ने दिया, तो इनो लॉ। एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है हमारा इसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और तीसरा है हमारा इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये हमारे टोटल तीन लॉज थे जो मेंडल ने दिए थे हेरिडिटी के रिलेटेड। वेरिएशन में हमारे पास दो तरीके की वेरिएशन देखने को मिली थी। एक थी हमारी इसमें सोमेटिक वेरिएशन और दूसरी थी हमारी इसमें जर्मिनल वेरिएशन। जो सोमेटिक वेरिएशन है इसको हम एक्वायर्ड ट्रेट्स भी बोलते हैं, और जो हमारी इसमें जर्मिनल वेरिएशन है उसे हम इनहेरिटेड ट्रेट्स भी बोलते हैं। तो ये हमारी दो तरीके की वेरिएशंस थी। अब इसमें डिफरेंस क्या था, जो हमारी सोमेटिक थी, एक्वायर्ड ट्रेट्स थी, वो हम अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करते हैं, और जो जर्मिनल इनहेरिटेड ट्रेट्स थी वो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं। इसी के साथ साथ हमने हेरिडिटी के तीन लॉज के बारे में पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आज हम इन्हीं तीनों लॉज के बारे में समझेंगे कि इन तीनों लॉ की डेफिनेशन क्या थी। नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा था कि जो हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स होते हैं, जेनेटिक्स के फादर किन्हें बोला जाता है, यानी जेनेटिक्स के पिता किन्हें बोला गया है, मेंडल जी को। उन्होंने बहुत ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है जेनेटिक्स की स्टडी में। तो जो हमारे जॉर्ज मेंडल थे, उन्होंने यहाँ पे एक प्लांट लिया था, उसका क्या नाम था, पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम होता है हमारा गार्डन पी, जो हमारी नॉर्मल पीज होती हैं। उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को। जैसे पॉड का शेप हो गया, पॉड का कलर हो गया, फ्लावर की पोजीशन हो गई, और जो तुम्हारा सीड्स का कलर हो गया, सीड की शेप हो गई, हाइट हो गई स्टेम की, ये सारे उन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। उसके साथ वहां पे एक क्वेश्चन मैंने और बताया था पिछली क्लास में कि क्वेश्चन ये आता है कि जो मेंडल थे, उन्होंने पाइसम सटाइवम को ही क्यों एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया और किसी प्लांट को क्यों नहीं यूज किया। तो उसके बेनिफिट्स क्या थे कि जो पाइसम सटाइवम है वो इजिली उसके अंदर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जो हमारा लाइफ स्पेन होता है पाइसम सटाइवम का, वो बहुत शॉर्ट होता है, मतलब जल्दी हमें सीड्स मिल जाएंगे। थर्ड था इसमें कि लार्ज नंबर ऑफ सीड को प्रोड्यूस करता है, यानी जब हम देखेंगे मटर के अंदर हमें काफी सारे बीज देखने को मिलते हैं, तो पाइसम सटाइवम लार्ज नंबर के सीड्स को प्रोड्यूस करता है। और दूसरी चीज, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो करता ही करता है, लेकिन हम पाइसम सटाइवम के अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन के थ्रू भी अपने प्लांट्स को प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो यहाँ पे तो हो गया पाइसम सटाइवम को क्यों चूज किया था। अब हमने पाइसम सटाइवम में देखा कि मेंडल जी ने 2 टाइप्स के क्रॉस किए थे। एक था हमारा इसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस और एक था हमारा इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब ये मोनो हाइब्रिड क्या था, डाई हाइब्रिड क्या था, देखो मोनो हाइब्रिड में था जब हमारे मेंडल जी ने एक सिंगल पेयर का, एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस किया था, जिसमें उन्होंने कौन सा कैरेक्टर लिया था, टॉल, यानी प्लांट टॉल होगा या शॉर्ट होगा। उन्होंने इन दो कैरेक्टर, इस कैरेक्टर्स का यूज करके मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था।
जिसमें उनका रेशियो कितना निकल के आया था 3:1 यानी 3 प्लांट्स टॉल थे और 1 प्लांट शॉर्ट यानी क्या था ड्वार्फ था। तो ये तो हुआ मोनोहाइब्रिड का केस। डाइहाइब्रिड में उन्होंने दो तरीके के कैरेक्टर्स दिए थे। एक था सीड का शेप कि वो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, दूसरा था सीड का कलर। तो जब उनका कंक्लूजन आया डाइहाइब्रिड क्रॉस के बाद तो वो था 9:3:3:1, जिसमें 9 सीड्स ऐसे थे जो राउंड और ग्रीन थे, 3 सीड्स ऐसे थे सॉरी जो 9 सीड थे वो थे राउंड और येलो, 3 सीड्स ऐसे थे जो राउंड और ग्रीन थे, अनदर 3 सीड्स ऐसे थे जो रिंकल्ड और येलो थे और सिंगल 1 सीड ऐसा था जो रिंकल्ड और ग्रीन था। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या था? सबसे पहला ये कि पाइसम सटाइवम को ही क्यों चूज किया गया। दूसरा ये कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो कितने का आया था फिनोटिपिक और जीनोटिपिक। तो फिनोटिपिक का होता है उसका फिजिकल नेचर यानी जो टॉल और ड्वार्फ यहाँ पे बात की गई है वो है उसका फिनोटिपिक रेशियो और जो 3:1 है वो है उसका जीनोटिपिक रेशियो विथ अलील्स। जैसे कैपिटल टी के लिए कौन कौन से थे टी टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी और हमारा कैपिटल टी ये सारे क्या थे हमारे वो अलील्स थे जो जीनोटिपिक रेशियोज को शो करते हैं। तो मोनोहाइब्रिड का रेशियो क्या हो गया 3:1 और डाई हाइब्रिड का रेशियो हो गया 9:3:3:1। अब इसमें से पाइसम सटाइवम को क्यों चूज किया गया वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड के रेशियोज इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। मेंडल जी ने पाइसम सटाइवम के अंदर कौन से 7 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे अब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वो सारा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गई ओवरऑल हमारे पार्ट 1 के बारे में बात। अब हम अगर आज के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करें कि आज हमें किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है तो जो हमारे टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। तो आज के टॉपिक क्या क्या होने वाले हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल जी ने टोटल 3 लॉ दिए थे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में कैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। एंड लास्ट ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स के अंदर जो हमारे ब्लड ग्रुप है हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हम फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें का फर्स्ट लॉ क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखो लॉज ऐसे होती है जिनके स्टेटमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। तो जो भी हमारे पास लॉज जिस स्टेटमेंट पे लिखे हैं हमें उसी स्टेटमेंट पे याद करने हैं और वैसे ही पेपर में हमें नोट डाउन भी करना है। तो देखो क्या बोला गया है दिस लॉ states that when two alternative forms of a trait or character यानी genes or alleles are present in an organism, only one factor expresses itself in F1 progeny and is called dominant, while the other that remains marked is called recessive. Characters are controlled by the discrete units called factors. Factors occur in pairs. यहाँ पे ये बोला गया है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जीन्स है यानी अलील्स है वो क्या है कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है अब देखो दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू alternative forms of a trait or a character are present in or an organism। मानो ये एक प्लांट है ठीक है
इस प्लांट के अंदर जो कैरेक्टर प्रेजेंट है वो कैसे है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो गए। उसके बाद बोला गया है ओनली वन फैक्टर एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 प्रोजेनी, यानी सिर्फ एक ही फैक्टर है जो इसको एक्सप्रेस करेगा। जब हमने वहां पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तो वहां पे हमने एक टॉल प्लांट लिया था और एक ड्वार्फ प्लांट लिया था। जब हमने उनके बीच में क्रॉस कराया है तो जो हमारे और गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई थी वो कैपिटल टी और स्मॉल टी थी F1 प्रोजेनी में, यानी F1 जनरेशन में। अब इसमें दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होने के बाद सिर्फ एक फैक्टर है जो अपने आप को शो करेगा। जैसे कैपिटल टी था टॉल के लिए, ड्वार्फ था स्मॉल टी के लिए। तो हमने देखा कि F1 प्रोजेनी में सारे प्लांट कैसे निकल रहे थे, टॉल। इसका मतलब ये है कि कैपिटल टी ने अपनी प्रॉपर्टीज को शो किया था, अपने आप को एक्सप्रेस किया था। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसे हम बोलते हैं डोमिनेट, और जो अपने आप को सप्रेस करता है यानी एक्सप्रेस नहीं हो पाता, मार्क्स हो जाता है, उसे हम बोलते हैं रेसेसिव। यानी ये जो हमारा कैपिटल टी है, जो हमारा प्लांट है वो टॉल था, क्यों? क्योंकि ये हमारा कौन सा कैरेक्टर था, डोमिनेंट। इसी तरीके से जो हमारा इसमें स्मॉल टी था वो अब क्या हो गया था, मार्क्स हो गया था, यानी उसने अपनी प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस नहीं किया था, ड्वार्फ वाला था, तो उसको हम बोलते हैं रेसेसिव। एक चीज और यहाँ पे क्लियर करती हूँ कि जो डोमिनेंट वाले होते हैं अलील्स, उसको हमेशा हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि पता चले कि जो हमने फैक्टर्स लिए हैं उसमें से कौन सा जो हमारा अलील है वो डोमिनेंट है या कौन सा रेसेसिव है। तो कैपिटल हमारा डोमिनेंट अलील को शो करेगा और जो हमारा ड्वार्फ है वो स्मॉल वाले अलील को शो करेगा। यानी जो हमारा ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है, बस उसमें ये बोला गया है कि अगर हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म में कैरेक्टर्स यानी जीन्स या अलील प्रेजेंट होंगे तो उसमें से सिर्फ एक ही फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और जो फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको हम डोमिनेंट बोलते हैं, और जो दूसरा मार्क्स हो जाता है मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता उसे हम रेसेसिव बोलते हैं। अब बोला गया है नेक्स्ट पॉइंट लाइन में, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स एंड फैक्टर्स अकर्स इन पेयर। जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, फैक्टर्स के थ्रू। यानी जो टॉल का कैरेक्टर है वो किससे आ रहा है, कैपिटल टी से, और वही जो फैक्टर्स है वो हमेशा कैसे प्रेजेंट होते हैं, पेयर में, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी किस में है, पेयर में। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट लॉ यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात। अब हम अपने सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकेंड लॉ में क्या बोला गया है, सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। अब इस लॉ के अंदर क्या होता है, इस लॉ में बोला गया है दिस लॉ स्टेट दैट the factors or alleles of a pair segregate from each other during gamete formation such that a gamete receives only one of the factors। ये बोला गया है, देखो अभी हमने वहां पे F1 प्रोजेनी देखा कि जब हमारा टॉल प्लांट बन रहा था F1 प्रोजेनी में तो वो कैसा था, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल टी स्मॉल टी यानी सारे टॉल प्लांट को फर्टिलाइज दोबारा से सेल्फ पॉलिनेशन कराया था, यानी F1 प्रोजेनी में हमारे सारे प्लांट कैसे थे, टॉल थे। हमने क्या कराया, उन टॉल प्लांट्स को यानी कैपिटल टी स्मॉल टी इन प्लांट्स को हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया था। तो उस दौरान गैमेट्स कैसे बने थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से बने थे कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में यही बोला गया है कि द फैक्टर्स और अलील्स, जो हमारे ये फैक्टर्स बन रहे हैं ये इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स क्योंकि वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं अलील। अ पेयर ऑफ सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन सच दैट अ गैमेट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द फैक्टर्स। मतलब ये बोला गया है कि फैक्टर और अलील्स गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, यहाँ पे हमारा क्या बनता है, गैमेट बनता है, तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो भी हमारे फैक्टर्स हैं अलील्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाएंगे यानी अलग अलग हो जाएंगे, जिससे हर एक गैमेट एक पर्टिकुलर फैक्टर को कैरी करे। जैसे जो हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी था इसमें दो अलील प्रेजेंट थे, लेकिन जैसे ही गैमेट फॉर्मेशन होगी ये दोनों अलील्स अलग अलग हो जाएंगे। यानी यहाँ पे ये दिखेगा कि जो कैपिटल टी है वो टॉल वाले कैरेक्टर को कैरी करता है और जो स्मॉल टी है वो ड्वार्फ वाले कैरेक्टर को कैरी करता है। नेक्स्ट बोला गया है दे डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग बट सिंपली रिमेन टुगेदर। देखो ये साथ में रहते हैं बट कोई ब्लेंडिंग शो नहीं होती है, यानी
homozygous parent produces all gametes that are similar. Heterozygous parent produces two types of gametes, each having one allele in equal proportion. ये बोला गया है कि जैसे हमने देखा था कि अगर हमारे दोनों अलील सेम है, कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? होमोजाइगस बोलते हैं। यानी ये अलील एक जैसे होते हैं पेयर में, तो इन्हें हम बोलते हैं होमोजाइगस अलील। अब अगर हम इनकी गैमेट फॉर्मेशन करेंगे तो ये होगा कैपिटल टी और ये हो जाएगा स्मॉल टी। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जब होमोजाइगस अलील में हम लगाते हैं तो जो गैमेट्स होते हैं वो दोनों सिमिलर होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा कौन सा केस है? हेटेरोजाइगस अलील का केस है, जिसमें दोनों हमारे फैक्टर्स के जो पेयर्स हैं वो अलग-अलग हैं। यानी एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी। और इसमें जब हम गैमेट्स को सेग्रीगेट करेंगे तो दोनों गैमेट एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी डिसिमिलर होंगे। जैसे कैपिटल टी हो गया टॉल के लिए और स्मॉल टी हो गया हमारा इसमें ड्वार्फ के लिए। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद जो ये हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये भी बहुत सिंपल है। बस हमें इतना याद रखना है, नेमिंग के हिसाब से लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी डोमिनेंट प्रॉपर्टी को समझाते हुए है कि अगर कोई भी हम क्रॉस करते हैं या फिर कोई भी फैक्टर्स है उसमें हमारा कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो जो डोमिनेट वाले होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करते हैं और जो रिसेसिव वाले होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग-अलग होना। तो उसके बाद उसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। यानी यहाँ पे जो हमारे गैमेट्स फॉर्म होंगे वो एकदम प्योर होंगे, पर्टिकुलर एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को कैरी करेंगे। तो इस लॉ में सिंपल सा ये बोला गया है कि अगर हमारे पास कोई फैक्टर्स हैं या कोई अलील्स हैं, उनका जो पेयर है वो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान अलग-अलग हो जाता है ताकि वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कैरी करे। अगर वो होमोजाइगस होगा तो जो गैमेट की फॉर्मेशन होगी उसमें दोनों गैमेट सिमिलर होंगे। अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी तो उसमें जो भी दो गैमेट्स होंगे वो अपोजिट होंगे या फिर डिसिमिलर होंगे। थर्ड हमारे पास लॉ है, इसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थर्ड लॉ क्या है? वो है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोला गया इसमें? देखो, this law states that the two factors of each character assort or separate out independent of the factors of the other characters at the same time of gamete formation and get randomly rearranged in the offspring, producing both parental and new combination of characteristics. When two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of कैरेक्टर्स। यहाँ पे ये बोला गया है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि अगर हमारे पास टू फैक्टर्स हैं कैरेक्टर के तो वो सेपरेट होंगे इंडिपेंडेंटली विदाउट अदर कैरेक्टर्स टू द गैमेट फॉर्मेशन एंड गेट रैंडम। बोला गया है कि देखो हमारे पास दो फैक्टर्स होंगे जिसके पास एक एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, टू फैक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टर सेपरेट आउट इंडिपेंडेंट, अपने आप सेपरेट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंटली वो फैक्टर सेपरेट होंगे of other characters at the time of gamete formation and get randomly rearranged in the offspring producing। देखो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा गैमेट्स फॉर्मेशन हो रहा था कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वो क्या हो रहा था इंडिपेंडेंटली अपने आप को सेग्रीगेट कर दे रहे थे। तो बस यहाँ पे ये बोला गया है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि जो हमारे गैमेट फॉर्मेशन होगी उसमें जो हमारे फैक्टर्स होंगे वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाएंगे अपने अपने कैरेक्टर्स के साथ और रैंडमली रीअरेंज हो जाएंगे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूसिंग के लिए, जिसमें पेरेंटल और न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। और जब हमारे टू पेयर्स ऑफ ट्रेट आपस में कंबाइन करते हैं किसी हाइब्रिड में, तो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। मतलब एक पेयर ऑफ कैरेक्टर का जो सेग्रीगेशन है वो दूसरे पेयर ऑफ कैरेक्टर के सेग्रीगेशन के इंडिपेंडेंट होगा।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, हाउ डज दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस। जो हमारे ये ट्रेड्स हैं वो कैसे एक्सप्रेस होते हैं। तो देखो, जो हमारे ट्रेड्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आते हैं, तो वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसके बारे में अगर हम देखें तो क्या बोला गया है। फर्स्ट पॉइंट है, सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। जो हमारा सेलुलर डीएनए होता है वो हमारा इंफॉर्मेशन मेकिंग सोर्स होता है सेल के अंदर। देखो, डीएनए की फुल फॉर्म ये क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या हो गई, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब ये जो हमारा सेलुलर डीएनए होता है ये हमारा वो सोर्स होता है जिससे इंफॉर्मेशन बनती है, मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल्स, सेल्स के अंदर प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी। एंड अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन फॉर दैट प्रोटीन। देखो, यहाँ पे हम ऑलरेडी वैसे 9th क्लास में जीन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर करूंगी जीन्स के बारे में, कि जो हमारा डीएनए होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, यानी इसमें हेलिक्स की फॉर्मेशन होगी। तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। देखो, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। अब क्या बोला गया है, अ सेक्शन ऑफ डीएनए मीन, अ सेक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का एक सेक्शन जो क्या प्रोवाइड कराए, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराए, उस एक वन प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास पूरा डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये है हमारा यहाँ पे डीएनए। अब अगर हम इस डीएनए में देखें तो हर एक सेगमेंट जो होगा, हर एक सेक्शन जो होगा डीएनए का, वो अलग अलग इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक, सेक्शन 1 हो गया, यानी सेक्शन ए हो सकता है ये हमारे हेयर के कलर को शो करे, कि जो हेयर का कलर है वो ब्लैक होगा या ब्राउन होगा, यानी इसमें ये इंफॉर्मेशन कैरी हुई। इस तरीके से सेकंड सेगमेंट है, यानी सेकंड सेक्शन है, उसमें आई के कलर के लिए वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है कि जो आई का कलर है वो ब्राउनिश होगा, ब्लैकिश होगा या ग्रेइश कलर का होगा। इसी तरीके से जो अनदर सेक्शन है यानी सेक्शन सी, वो हो सकता है हमारे स्किन के कलर के लिए है, कि स्किन का कलर हमारा फेयर होगा या डार्क होगा। इसी तरीके से जो ये हमारे सेक्शंस होते हैं, इन्हीं सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। डीएनए का एक जो पर्टिकुलर सेक्शन होता है जिसे हम जीन कहते हैं, वो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है जो पेरेंट्स से किस पे जाएंगे, ऑफस्प्रिंग पे जाएंगे। यानी डीएनए एक हमारा ऐसा इंफॉर्मेटिव सोर्स है जो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी ऑन करेगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट में क्या बोला गया है, प्लांट हाइट कैन थस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर हार्मोन। यानी प्लांट हाइट कैन थस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। प्लांट की हाइट किस पे डिपेंड करती है, प्लांट की हाइट डिपेंड करती है कि कितने अमाउंट ऑफ उसमें प्लांट हार्मोन रिलीज हुआ है। यानी द अमाउंट ऑफ द प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस फॉर मेकिंग इट। प्लांट हार्मोन के ऊपर हमारा डिपेंड है कि किस तरीके से प्लांट के अंदर ग्रोथ होगी, किस तरीके से उसकी हाइट इंक्रीज होगी, फ्रूट्स के पकने का टाइम हो गया, उसमें ये सारी जो भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं प्लांट्स के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट हॉर्मोन्स की वजह से होंगी। तो हमने सिर्फ यहाँ पे एक चीज ये पढ़ी कि जो डीएनए है वो हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स है जो प्रोटीन्स को बनाता है सेल के अंदर, जिसकी मदद से हमारी बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। और जो डीएनए का एक सेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं जीन, और यही जीन हमारी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसमिशन
करता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे डीएनए के बारे में थोड़ी-सी और नॉलेज। तो देखो क्या बोला गया है डीएनए के बारे में, कि जो हमारा डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू वो क्या बनते हैं? एमआरएनए बनते हैं। यानी सेल्युलर डीएनए इंफॉर्मेशन सोर्स है फॉर सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन एंजाइम्स वर्क एफिशिएंटली मोर हार्मोन प्रोड्यूस टॉलनेस ऑफ प्लांट। ये बोला गया है कि जो हमारा सेल्युलर डीएनए है वो हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स है। उसको प्रोटीन को बनाने के लिए उसके अंदर किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही वो एफिशिएंटली वर्क करते हैं, उनको प्लांट हार्मोन की ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से प्लांट हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और जो हमारा प्लांट है, उसमें क्या देखने को मिलती है? टॉलनेस देखने को मिलती है। यानी ये प्रूफ होता है कि जो हमारे जीन्स है, वो क्या कंट्रोल करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स को और ट्रेड्स को। और यहाँ पे जो हमारे पास ये गिवन है, उसमें यही बताया गया है कि सबसे पहले डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होगा, देन एमआरएनए में ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, वो प्रोटीन एक्सप्रेशन करेंगे यानी प्रोटीन में एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, जिससे एफिशिएंट फंक्शनिंग होगी प्लांट हार्मोन की, एंड प्लांट हार्मोन की वजह से प्लांट के अंदर टॉलरेंस देखने को मिलेगी। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर वे है कि किस वे में हमारे जीन्स के जो हमारे ट्रेट्स हैं वो एक्सप्रेस होते हैं। डीएनए की मदद से ही हमारे बॉडी के अंदर सारे ट्रेट्स एक्सप्रेस होते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। ऑफस्प्रिंग के सेक्स को डिटरमाइन करने को ही हम क्या बोलते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। अब फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए? तो देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। एक है हमारा इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर, और एक है हमारा इसमें जेनेटिक फैक्टर। कौन-कौन से फैक्टर्स हो गए? 2 टाइप्स के, एक हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर और दूसरा हो गया जेनेटिक फैक्टर। जैसे एनवायरमेंटल में ये बोला जाता है कि जो हमारे एनिमल्स हो गए, कुछ उनके पास टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर की वजह से फर्टिलाइजर डिसाइड करते हैं कि जेंडर क्या होगा, इट बी फीमेल और मेल। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर द टेम्परेचर at which the fertilized egg are kept decides the gender. फॉर एग्जाम्पल द टर्टल। टर्टल के केस में ये होता है कि जो उसके फर्टिलाइज्ड एग्स हैं उसके टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि जो ऑफस्प्रिंग है उसका जेंडर क्या होगा। इट कैन बी फीमेल और इट कैन बी मेल। तो ये हो गया हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर। अब उसी तरीके से होता है जेनेटिक फैक्टर भी। जैसे सम एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो जेंडर होता है इंडिविजुअल का, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो जो ऑफस्प्रिंग है उसमें कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट है, कौन सा सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है उसके ऑफस्प्रिंग का सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होगा। यानी यहाँ पे हम ये लिखेंगे जेनेटिक्स में इन सम एनिमल्स, इन सम एनिमल्स लाइक ह्यूमन, जेंडर ऑफ इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय इज डिटरमाइंड बाय
A pair of chromosomes, a pair of chromosomes called सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि जो जेनेटिक्स होते हैं यानी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इंडिविजुअल के जो सेक्स की डिटर्मिनेशन होती है वो किससे डिटरमाइन किया जाता है, क्रोमोसोम से, कि उसमें कौन सा सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अगर उसमें एक्स एक्स प्रेजेंट है तो जो जेंडर होगा वो फीमेल होगा, और अगर एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो जेंडर कैसा होगा, मेल होगा। तो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो गए, एक हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर और दूसरा हो गया हमारा इसमें जेनेटिक फैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स। तो क्या बोला गया है, देखो इन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर टोटल कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो टोटल कितने नंबर ऑफ पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, तो बॉडी के अंदर यानी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर टोटल जो 23 पेयर्स होते हैं, अगर हम नंबर में बात करें, नंबर में हो जाएंगे हमारे 46। अगर पेयर्स में 23 है तो नंबर में कितने होंगे, 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अब इस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में देखो, जो 22 पेयर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम, जो चाहे मेल हो चाहे फीमेल्स हो, सब में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। लेकिन जो इसमें वन पेयर होता है वो मेल में होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम, और फीमेल्स के अंदर उसी में वन पेयर जो क्रोमोसोम का होता है वो होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या बोला गया है नेक्स्ट पॉइंट में, आउट ऑफ दीज 22 क्रोमोसोम पेयर्स, ये जो 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के, उसमें से जो 22 क्रोमोसोम के पेयर्स होते हैं उन्हें ऑटोसोम्स बोलते हैं, और जो लास्ट वन पेयर बचता है क्रोमोसोम का, ये हेल्प करता है डिसाइड करने में कि जो हमारा ऑफस्प्रिंग है उसका जेंडर क्या होगा। और ये मेल्स के अंदर होता है एक्स वाई, फीमेल्स के अंदर होता है एक्स एक्स, और इसी एक सिंगल वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में बताया कि 23 में से 22 ऑटोसोम क्रोमोसोम कहलाएंगे, और जो सिंगल वन पेयर बचेगा उसे हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि यही क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है ऑफस्प्रिंग के जेंडर के लिए, कि जो हमारा ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो यहाँ पर तो हमने पढ़ ली सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में बात। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है। तो देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे। तो देखो, ह्यूमन बीइंग्स में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी इसमें एक पेरेंट्स हमारा मेल होगा और एक हमारा इसमें फीमेल पेरेंट्स होगा। तो यहाँ पे हमने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, फादर पेरेंट्स, और एक पेरेंट्स में होगी हमारी इसमें मदर।
अब फादर है, मेल है, यानी मेल के पास कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, एक्स वाई, और जो फीमेल है उसके पास कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, एक्स एक्स। अब यहाँ पे हम गैमेट्स की फॉर्मेशन करते हैं, यानी रिप्रोड्यूसिंग सेल्स की, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोलते हैं। तो अब होगा क्या, ये जो हमारा एक्स वाई फादर का क्रोमोसोम है उसके टू गैमेट्स बनेंगे, एक बनेगा एक्स गैमेट और एक बनेगा हमारा इसमें वाई गैमेट। इसी तरीके से मदर के भी गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, एक्स गैमेट एंड अनदर वन एक्स गैमेट। अब होगा क्या, देखो जब यहाँ पे हमारे फादर के गैमेट बन गए हैं और मदर के गैमेट बन गए हैं, अब इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, फर्टिलाइजेशन के दौरान तो देखो अब क्या होगा, अगर फादर का हमारा एक्स गैमेट, फादर का एक्स गैमेट और इसी तरीके से मदर का एक्स गैमेट आएगा, तो यहाँ पे कौन से गैमेट्स बनेंगे, एक्स एक्स गैमेट, यानी जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा हमारा यहाँ पे फीमेल होगा। इसी तरीके से एक्स और दोबारा से हमारे पास एक्स का गैमेट आ गया मदर से, तो दोबारा जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग होगी वो कौन सी होगी, फीमेल। देन अगर मेल से वाई गैमेट आता है और मदर से एक्स गैमेट आता है, तो वहां पे हमारा एक्स वाई गैमेट बनेगा, यानी मेल होगा ऑफस्प्रिंग। इसी तरीके से दोबारा से अगर गर्ल जो हमारी फीमेल है मदर से एक्स गैमेट आता है और फादर से एक्स वाई वाई, तो यहाँ पे हमारा एक्स वाई गैमेट बनता है, यानी मेल होगा ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि जो हमारे गैमेट्स बने, गैमेट्स किसकी वजह से बनेंगे, जो हमारे गैमेट्स बने हैं उसके बाद उसमें फ्यूजन होगा। देन यहाँ पे हम ये लिखेंगे जाइगोट formed after फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के फ्यूजन के बाद क्या बने, यहाँ पे हमारे ऑफस्प्रिंग बने। अब इस जो हमारी फ्यूजन हुआ है जाइगोट के अंदर, उससे क्या होगा, उसमें ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगी, और जिसकी वजह से हमारा पूरा एक ऑफस्प्रिंग रेडी होगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हमारा जाइगोट फ्यूज करता, सॉरी गैमेट फ्यूजन होती है, गैमेट में फर्टिलाइजेशन के दौरान अगर गैमेट्स में फ्यूजन होती है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उस जाइगोट के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, जिसकी वजह से क्या बनेगा, देन ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर हमारे पास मदर से और फादर से एक्स एक्स क्रोमोसोम आते हैं तो क्या बनती है, फीमेल ऑफस्प्रिंग होती है, यानी यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 50% ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 50% ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फीमेल चाइल्ड, यानी फीमेल चाइल्ड होने की 50% प्रोबेबिलिटी है। इसी तरीके से 50% ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेल चाइल्ड होने की भी टोटल कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है, 50-50%। क्योंकि देखो जब एक्स एक्स क्रोमोसोम आ रहा है तो वहां पे फीमेल ऑफस्प्रिंग हो रहा है, और जब एक्स वाई क्रोमोसोम हो रहे हैं तो वहां मेल ऑफस्प्रिंग हो रहा है। तो कोई भी ह्यूमन बींग्स के अंदर हम सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं तो मेल आने के चांसेस ऑफस्प्रिंग के कितने हैं, 50%, और फीमेल आने के चांसेस ऑफस्प्रिंग के कितने हैं, वो भी हमारे टोटल 50% है। तो ये हो गया यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स या कंक्लूजन निकले हैं, वो क्या है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या बोला गया है कंक्लूजन में, जो हमने यहाँ पे अभी गैमेट्स में फ्यूजन करवाया है, जिससे हमने यहाँ पे चार्ट में देखा कि किस तरीके से मेल ऑफस्प्रिंग के चांसेस हैं और किस तरीके से फीमेल ऑफस्प्रिंग के चांसेस हैं। तो उससे क्या कंक्लूजन निकलता है, उससे हमें ये कंक्लूजन देखने को मिलता है, यानी दिस शोज दैट द हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज एंड द हाफ विल बी गर्ल्स। इसमें ये कंक्लूजन निकला है कि चिल्ड्रन में
बॉयज होने के चांसेस हाफ हैं और उसी तरीके से गर्ल्स होने के भी चांसेस क्या हैं, हाफ हैं। देन ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस वेदर देयर आर बॉयज और अ गर्ल्स। देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि कोई भी चिल्ड्रन हो वो एक्स क्रोमोसोम को इनहेरिट कर रहा है अपने मदर से, चाहे वो बॉय ऑफस्प्रिंग हो चाहे वो गर्ल ऑफस्प्रिंग हो। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे मदर के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि चाहे फीमेल ऑफस्प्रिंग हो चाहे मेल ऑफस्प्रिंग हो, दोनों कंडीशन में मदर से कौन सा क्रोमोसोम मिल रहा है, एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे बस वही मेंशन किया गया है कि ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट, जो हमारे सारे चिल्ड्रंस हैं वो इनहेरिट करते हैं एक्स क्रोमोसोम, कहाँ से, मदर से, रिगार्डलेस वेदर दे आर बॉयज और गर्ल्स। Thus, sex of a children will be determined by what they inherit for their father। इस वजह से ये बोला गया है कि किसी भी चिल्ड्रन की सेक्स को कौन डिटरमाइन करता है, वो ये डिटरमाइन करता है कि उसको अपने फादर से कौन सा क्रोमोसोम इनहेरिट हुआ है। अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम मिलता है तो ये देखने को मिलेगा, देखो मदर से तो उसे एक्स एक्स मिलेगा ही, अगर फादर से वो कौन से क्रोमोसोम को इनहेरिट करता है, वाई क्रोमोसोम को, तो जो बेबी होगा वो मेल होगा यानी बॉय होगा। अगर वो फादर से एक्स क्रोमोसोम को इनहेरिट करेगा तो जो ऑफस्प्रिंग होगी वो क्या होगा, गर्ल होगा। तो यहाँ पे बस ये कंक्लूजन निकलता है कि किसी भी चिल्ड्रन के सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए ये चेक करना होता है कि उसको फादर से कौन सा क्रोमोसोम इनहेरिट हुआ है, नॉट फ्रॉम देयर मदर, उसकी मदर से नहीं। यानी फर्टिलाइजेशन इज अ चांस फैक्टर, फर्टिलाइजेशन एक चांस फैक्टर है जिसमें ये होगा कि टाइप ऑफ स्पर्म विल फ्यूज विथ ओवम इज अ मैटर ऑफ चांस। अगर वो हमारा स्पर्म जो है एक्स वाई क्रोमोसोम का स्पर्म, जो एक्स क्रोमोसोम है वो एक्स के साथ फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल बनेगा, और अगर एक्स वाई के साथ होगा तो मेल बनेगा। यानी यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि किसी भी चिल्ड्रन की जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये वो मेल होगा, फीमेल होगा यानी बॉय होगा या गर्ल होगा, वो ओवरऑल उसके फादर के इनहेरिट क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, ना कि मदर के क्रोमोसोम पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरीके के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो देखो जो हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें 4 टाइप का ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है। एक होता है ए ब्लड ग्रुप, एक होता है बी, तीसरा है ए बी और लास्ट है हमारा इसमें ओ बी ब्लड ग्रुप। यानी अगर यहाँ पे हम मेंशन करें तो देयर आर 4 ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर टोटल कितने ब्लड ग्रुप्स हैं, 4 ब्लड ग्रुप हैं, और वो कौन कौन से हैं, नेमली ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड लास्ट ओ ग्रुप। ये क्या है, ये हमारे सारे टोटल ब्लड ग्रुप हैं जो ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इन ग्रुप्स के पास जो पॉपुलेशन कंट्रोल होती है वो अलील्स के थ्रू होती है। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे एंड देयर एक्सप्रेशन इन ह्यूमन, एंड देयर एक्सप्रेशन इन ह्यूमन population is controlled by three alleles, namely IA, IB and I, जिसे हम मल्टीपल एलिलिज्म भी बोलते हैं।
एंड individuals has only two alleles out of three for blood group. ठीक है, देखो क्या बोला गया है, जो ह्यूमन बींग्स है उसमें टोटल कितने तरह के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है? 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है। एक है हमारा ए ब्लड ग्रुप, दूसरा है बी ब्लड ग्रुप, तीसरा है ए बी ब्लड ग्रुप और लास्ट हमारे पास फोर्थ है ओ ग्रुप। अब इसमें ये बोला गया है कि हर एक ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे 3 टाइप्स के अलील्स होते हैं जो किसी भी पॉपुलेशन की ब्लड को एक्सप्रेस करेंगे, और वो अलील्स कौन से हैं? आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। स्मॉल आई को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं। और हर एक ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल 2 अलील्स की रिक्वायरमेंट होती है इन गिवन 3 अलील्स में से। अब हम यहाँ पे अलील्स के फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे फिनोटिपिक टाइप किसी भी ब्लड ग्रुप का। फिनोटिपिक या फिर फिनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। वही दूसरा है हमारा प्रोबेबल जीनोटाइप। उसके जीनोटाइप क्या होगा, यानी उसके अंदर कौन सा अलील प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ब्लड ग्रुप हमारे पास टोटल कितने हैं? 4। एक है हमारा इसमें ए ब्लड ग्रुप, दूसरा है बी ब्लड ग्रुप, तीसरा है हमारा ए बी ब्लड ग्रुप और लास्ट है हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि जो हमारा इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप है, प्रोबेबल जीनोटाइप, यानी ए जो ब्लड ग्रुप है उसके जीनोटाइप्स में कौन से एलील प्रेजेंट होंगे? आई ए, आई ए, आई ए। और दूसरा हमारा अलील कौन सा प्रेजेंट होगा? आई ए और आई, आई ए और आई। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बी वाले ब्लड ग्रुप की बात करें तो बी ब्लड ग्रुप में जो जीनोटाइप होगा वो होगा हमारा आई बी, आई बी। और सेकंड होगा इसमें आई बी और आई। ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर जो जीनोटाइप होगा वो होगा हमारा आई ए और आई बी। इसी तरीके से अगर हम जीनोटाइप बताएं ओ ब्लड ग्रुप की तो वो होगा आई एंड सिंपल से वो जो हमारा स्मॉल वाला आई है वो। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा ए ब्लड ग्रुप है उसमें कौन सा एलील प्रेजेंट है, वो है हमारा आई ए, आई ए, आई ए और स्मॉल आई। बी में है हमारा आई बी, आई बी, आई बी और स्मॉल आई। ए बी में है हमारा आई ए, आई बी और ओ ब्लड ग्रुप में है हमारा जीनोटाइप आई और आई। अब तो ये हो गए हमारे जीनोटाइप और ब्लड ग्रुप के अंदर कौन कौन से जीनोटाइप प्रेजेंट है वो। अब हम इन जित हमारे पास अगर एक कंक्लूजन ये निकलता है इस टेबल से कि टोटल फिनोटाइप कितने हैं? फिनोटाइप है हमारे यहाँ पे, फिनोटाइप टोटल है 4। और वहीं अगर हम जीनोटाइप टोटल की बात करें तो हमारे पास टोटल कितने जीनोटाइप देखने को मिलेंगे? 6। एक हो गया हमारा ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये लास्ट 6। यानी टोटल कितने जीनोटाइप है? 6 जीनोटाइप है और 4 क्या है हमारा इसमें फिनोटाइप्स हैं। तो ये तो हो गए हमारे ब्लड ग्रुप और उनके जीनोटाइप। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग पे ब्लड ग्रुप के चांसेस होते हैं, क्या-क्या ब्लड ग्रुप हो सकते हैं किसी भी ऑफस्प्रिंग के।
तो देखो, नेक्स्ट क्या है, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर हम ब्लड ग्रुप को डिस्कस करें कि ह्यूमन बींग्स में पेरेंट्स के थ्रू ऑफस्प्रिंग में जाएंगे, यानी यहाँ पे हमारे पेरेंट्स होंगे कौन से, मदर, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मदर एंड फादर। क्योंकि ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक मेल होता है पेरेंट एंड एक फीमेल होता है, तो मदर एंड फादर। फॉर एग्जाम्पल, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, बी, ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी। और ये जो ब्लड ग्रुप है ये हमारा क्या कहलाएगा, इसमें फिनोटाइप। इसी तरीके से हम देखें तो फादर के अंदर फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप है बी। ब्लड ग्रुप ए के जीनोटाइप्स क्या होंगे, एक होगा हमारा इसमें आई ए, स्मॉल आई। और ब्लड ग्रुप बी के जीनोटाइप्स होंगे हमारे इसमें आई बी और स्मॉल आई। उसके बाद जब आई ए और आई बी की गैमेट्स फॉर्मेशन होगी, तो उस दौरान आई ए और आई का गैमेट हो जाएगा एक सिंपल सेग्रीगेशन की वजह से आई ए और आई, और फादर के गैमेट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी इसमें आई बी और स्मॉल आई। देन गैमेट्स का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में जो हमारा ये आई ए गैमेट है वो फादर के आई बी गैमेट के साथ फ्यूज होगा और कौन सा गैमेट बनाएगा, आई ए आई बी ब्लड ग्रुप का। देन अगेन आई ए फ्यूज होगा आई के साथ। इसी तरीके से मदर का ब्लड ग्रुप का आई फादर के ब्लड ग्रुप आई बी के साथ फ्यूज होगा। एंड लास्ट आई आई हमारा फ्यूज हो जाएगा फादर के आई ब्लड ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में ब्लड ग्रुप आएंगे वो कौन कौन से हैं, आई बी, आई ए और आई बी। आई ए और आई बी कौन से फिनोटाइपिक का है, वो है हमारा ए बी ब्लड ग्रुप, यानी एक हो जाएगा हमारा इसमें ए बी ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ए बी, आई ए और आई जिसका जीनोटाइप होता है वो होता है हमारा ब्लड ग्रुप ए का। इसी तरीके से आई बी और आई ब्लड ग्रुप हो गया हमारा इसमें बी, और आई आई ब्लड ग्रुप हो गया हमारा इसके अंदर ए। तो टोटल कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप हो गए, टोटल 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप हमारे नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिले, क्या कौन कौन से, ए बी, ए बी और ओ। लेक्चर की समरी में सबसे पहले आज का क्या टॉपिक था, मेंडल्स लॉ, जिसमें मेंडल्स के कितने लॉ थे, 3 लॉज थे। एक था हमारा इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस, नेक्स्ट था हमारे पास इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड थर्ड था हमारे पास इसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देन नेक्स्ट टॉपिक था हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। इसमें ह्यूमंस के पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट थे, टोटल 23 पेयर्स। 23 पेयर्स में जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम थे उन्हें हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, यानी ऑटोसोम क्रोमोसोम।
और जो सिंगल वन पेयर बचता है उसे हम बोलते हैं इसमें सेक्स क्रोमोसोम, जिसके अंदर मेल में होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम का पेयर और फीमेल में होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम का पेयर। जब सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स में हमने ऑफस्प्रिंग के सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए चार्ट ड्रॉ किया, उसमें हमने देखा कि 50-50% चांसेस है कि वो ऑफस्प्रिंग आइदर मेल और फीमेल, यानी इट बिकम बॉय एंड इट कैन बी गर्ल। एंड लास्ट था हमारे पास ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग। ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग जिसमें टोटल 4 टाइप के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट हैं, ओ, ए, बी और ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप के पास फिनोटाइप होता है आई ए, जीनोटाइप आई ए और आई बी। बी ब्लड ग्रुप के पास होता है आई बी, आई और डबल आई। इसी तरीके से ए ब्लड ग्रुप के पास होता है आई ए, आई और डबल आई, और ओ ब्लड ग्रुप के पास होता है सिंपल आई आई। तो ये क्या है? ये है ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप और उनके जीनोटाइप।